एक बार फिर आप सबका स्वागत आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। अब बिहार की तस्वीर आपको दिखा दें, जहां पर अब बीजेपी विराट हो गई है, टीम सम्राट बन गई है और बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री की मोदी की मौजूदगी में आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक और इतिहास का गवाह बन गया। भव्य मंच था, सारे राजनीति के सितारे थे, मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, सबने शिरकत की और 32 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। बीजेपी के 15 हैं और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। मतलब अभी जेडीयू के पास एक दो लोगों को लाने की और गुंजाइश है। दो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, 15 हो गए। अब तो केवल एक ही मंत्री पद की एक ही जगह बची हुई है, वो इन्हीं के साथ है ना, इन्हीं के पास है वो। लेकिन 15 मंत्री तो इनके भी हो गए ना। अब 2 उप मुख्यमंत्री पहले ही 16 है ना, सीएम मिला के 16 हो गए। चीफ मिनिस्टर है, इसलिए एक अभी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ना जेडीयू को। मैं कह रहा हूं वो जेडीयू के पास ही है वैकेंसी। तो अब लेकिन जो वैकेंसी भरी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। निशांत जी को फाइनली मना लिया गया कि आप सरकार का हिस्सा बन जाइए। पार्टी भी ये चाहती है और हम चाहते हैं कि सरकार में आप रहें। तो एक ये भी बात रह जाएगी कि भाई नीतीश जी गए लेकिन सुपुत्र आ गए। अब निशांत जी पर हम लोग बात करेंगे। 22 दिन पहले जो शपथ दिलाई गई थी सम्राट चौधरी को और 2 उप मुख्यमंत्रियों को, उसी दिन शपथ लेनी थी उनको उप मुख्यमंत्री की। लेकिन वो लास्ट मिनट पर जो है उनको, जैसे वो रंगमंच के कलाकार लोग बोलते हैं, स्टेज फ्राइट हो गया, नहीं अभी नहीं मैं लूंगा, तो वो चले गए। लेकिन फिर अब कैसे मना लिया गया उनको मंच पर। एनीवे आज निशांत थे और आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखाऊंगा। नीतीश कुमार ने अपने बेटे से मिलवाया प्रधानमंत्री मोदी को, उनका आशीर्वाद भी दिया उन्होंने और ये एक जुगलबंदी दिखाई दी नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री मोदी की। बहर एनीवे अब ये सरकार का आपके सामने जो है ये रंग रूप ऐसे दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने आपको बताया बीजेपी के 15 मंत्री हैं, इनमें से 11 मंत्री रिपीट हुए हैं, पिछली बार की सरकार से आए हैं, 4 नए लोग आए हैं। जेडीयू में निशांत पहली बार राजनीति में ही पहली बार आए हैं, तो पहली बार सरकार में आए हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी से एक की तरफ से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से दीपक प्रकाश को शपथ दिलाई गई है। और बिहार में अब सीएम सम्राट के अलावा 2 डिप्टी सीएम और 32 मंत्री साथ साथ हो गए हैं। तो निशांत की बात आपको सुनवा दें, उनसे बात की है हमारे साथी ने। तो निशांत कुमार क्या बता रहे हैं अपनी इस नई पारी के बारे में, देखिए। निशांत जी क्या कहेंगे, आप मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने। जी, सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2025 के इलेक्शन में एनडीए को भारी बहुमत से जितवाया और जिस तरह से 20 साल पिताजी पर विश्वास किया जनता ने, आगे भी हम पर विश्वास करें। हम अपने काम से लोगों का प्रेम विश्वास पाने का कोशिश करेंगे और हम सब पिताजी के मार्गदर्शन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी और भी सारे वरीय नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और उन्होंने वो शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में। कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि निशांत साथ आए, सरकार का हिस्सा बने। आपकी यात्रा चल रही थी, फिर ये निर्णय कैसे बदला? सब जदयू के वरीय नेताओं ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। अब नया तो नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि सरकार तो पहले बन गई थी। इलेक्शन भी 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। निशांत जी आ गए हैं। निशांत जी की भी आने की बातें बहुत अरसे से चल रही थी, तो वो खबर भी थोड़ी बासी बासी सी आपको लग रही होगी। कौन सा मिलेगा निशांत को? डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा? ये बड़ा महत्व रहेगा। कोई भी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? अब वो नीतीश जी के बेटे हैं, अब उनको कुछ भी मिले। लेकिन मैं महत्व का रहेगा नहीं, लेकिन मैं एक बात कह दूं फिर, क्योंकि मुझे तो अब उस पर भी बहुत दिलचस्पी नहीं रहेगी कि निशांत जी आएंगे तो क्या कमाल कर देंगे। कमाल तो वो कब करने में भी समय लगेगा ना, सीखने में समय लगेगा ना। तो आपने एक आदमी को लेकर के जो अनिच्छुक है, जो आना नहीं चाहता पॉलिटिक्स में, उसको जबरदस्ती पिताजी ने और पार्टी के लोगों ने दबाव डाल के, इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया ना, दबाव डाल के आप हाथ पकड़ के खींच के उनको ले आए हो। जैसे राहुल गांधी को, उनकी कोई इच्छा नहीं है राजनीति में आने की। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके साथ भी अच्छा हो रहा है ये। एनीवे अब ये राजनीति है, जो भी उनकी पार्टी और परिवार ने सोचा हो वो जो है वो करवा लिया गया है। शुभकामनाएं उनको राजनीति के इस नए पदार्पण में, वो नई अच्छे काम करें, अच्छे नेता बन जाएं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, ये हम सबकी कामना होगी। लेकिन मैं उम्मीद है या गुंजाइश है उस पर मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी के बारे में 2-3 चीज़ें थी। एक बेदाग छवि, कभी करप्शन का मामला उनके साथ नहीं जुड़ा और परिवारवाद का मामला भी नहीं जुड़ा था। जी। मुझे लगता है कि
यहाँ थोड़ी उनसे चूक हो गई है। होता क्या है कि आप नहीं भी चाहते हैं तो आपके आसपास जो बैठे हुए चापलूस होते हैं वो आपको उस तरफ ढकेल देते हैं। नीतीश जी के आसपास के लोग जितने खड़े थे वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए और अपनी ताकत के लिए क्या चाहेंगे कि जो नीतीश जी का बेटा हो आगे बढ़े, ताकि वो अपने आप को बता सकें कि मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा करीबी हूँ, मैं आपके बारे में ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ। और इसीलिए उन्होंने निशांत कुमार को आगे करने की अब एक नई कोशिश कोठरी की बन है। जाएगी। अब एक नई कोठरी बन जाएगी, उनके इर्द गिर्द नई कोठरी बन जाएगी। मुझे लगता है नीतीश जी को अपने राजनीतिक साख के लिए, अपनी राजनीतिक पूंजी के लिए और अपनी कमाई जो है उन्होंने जो कमाया था राजनीति में उसको लेकर के बचना चाहिए था। अभी संगठन में देते, आने देते, काम करने देते। बोला ना कल तेजस्वी यादव का बिल्कुल। स्टेटमेंट है शायद कि आप कम से देखिए, कम हम पर परिवारवाद का आरोप तो नहीं लगाएंगे ना। अब जेडीयू वाले। मैं वही कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा ये रहेगा कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप नीतीश, चूंकि वहां पर नीतीश जी हैं इसलिए उनके बेटे को वहां पर समीर जी को मुख्यमंत्री दिलचस्पी हुई, बनवाना उनको कौन सा विभाग मिलेगा। आप ये देखिए, आप जरा देखिए उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, अपने राज्यसभा हारने के बाद राज्यसभा और बेटा को एमएलसी सभी हैं सर, वो और तो उसके क्या? बाद एक का नाम एक चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, एनडीए के सारे यही हैं। जेडीयू की, अब जेडीयू भी उसके अंदर हो गई है। सम्राट चौधरी स्वयं भी एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। एनीवे उस बहस में मैं नहीं जाना चाह रहा था, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। बीजेपी की सरकार है भाई तो इनको परिवारवाद तो पे कहरे से शुरू करना है, ABCD से शुरू करना है। बिल्कुल। निशांत जी को देखो, निशांत को राजनीति में लेकर आना था नीतीश कुमार को, ऐसी स्थिति तो फिर 50 साल के हो गए निशांत कुमार। 52 साल में वो राजनीति में अब पहली बार वो मंत्री बने। अभी तो विधान परिषद में जाएंगे ये तय है, क्योंकि अब अभी विधायक तो वो है नहीं। तो आप पहले उनको राजनीति में लेकर आ जाते। अब उनको राजनीति में पहले कहा गया कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तैयार नहीं हुए तो कहा गया कि भाई वो संगठन के लिए काम करेंगे। उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली, पूरे बिहार की यात्रा निकाल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कह रहे थे मैं संगठन को समझ रहा हूँ, जेडीयू को मजबूत करूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। और अचानक से फिर वो आज मंत्री बन गए। अब नीतीश कुमार का बेटा अगर मंत्री बन रहा है वहां पर, अब वो विधायक कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। क्या उस मंत्रालय के बारे में उनको इतनी जानकारी है कि मंत्रालय में काम कर पाएंगे? वो अगर फेल्यूर होते मंत्रालय के अंदर परफॉर्म करने में तो क्या जेडीयू का नहीं होगा? किसके कहने पर वो देखेंगे? और मुझे लग रहा है कि अब इतना बहुत सीरियस हो रहे हैं आजकल त्रिपाठी जी, मुझे बहुत गंभीर बातें करने लगे हैं ये। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से रोड शो निकाला, ये बता दिया है कि बिहार अब भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश कुमार जरूर गठबंधन में है, सरकार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी अब उस अवस्था में पहुंच गए जब वो प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो वो आज भी खुश थे, बहुत खुश थे। वो मोदी जी से मिले तो भी खुश थे, अमित शाह जी से मिले तो भी खुश थे, बेटे से मिलवाया भी मोदी जी को न उन्होंने। कुछ पाने का मोह, न कुछ खोने का भय, तो फिर प्रसन्नता ही रहती है। इसको वैराग्य भाव कहते हैं। अब बीजेपी तो वैराग्य का भाव में चले। कलिंग प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी 7 साल पहले बीजेपी में आए, हेमंत बिश्व शर्मा 7 साल पहले बीजेपी में आए, और सम्राट चौधरी को शायद 7 के 8 साल हो गए। इतनी है तीनों की जर्नी भाजपा की, और मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो देखिए, पिछले 1 दशक से अमित शाह प्रोजेक्ट के तौर पर जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वही राज्य है। तो आप ये इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट अमित शाह सम्राट चौधरी है, प्रोजेक्ट अमित शाह हेमंत बिश्व शर्मा है, प्रोजेक्ट अमित शाह शुभेंदु अधिकारी, और तीनों के परिणाम मनवांछित मिल रहे हैं। यानी आप उन राज्यों में जहां आपको मुश्किल थी, बिहार आप कहने को भले लगातार सत्ता में थे लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं थी, एनडीए की सरकार नीतीश सरकार कही जाती थी। आप कह रहे हैं अमित शाह जी ने नतीजों से पहले नेता तैयार कर लिए थे। ये प्रोजेक्ट अमित शाह है, मैं इसीलिए शब्द इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें कोई बट नहीं है। और बिहार में अब पूरी तरह से अब आप चाहें तो चाहे जो कहिए, लेकिन इसको भाजपा सरकार कह सकते हैं एनडीए की। बंगाल में जो हुआ वो तो खैर अकल्पनीय है। मैं तो थोड़ा हो सकता है आप लोग भी अचानक नाराज जाएंगे प्रोफेसर साहब को छोड़ के, लेकिन अगर इसमें ममता जी ने जो कुछ किया था, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करके इसको ठीक करना पड़ा हो, तो भैया बाली का वध करने के लिए राम जी को ताड़ के पेड़ का, वृक्ष का एक ओट लेनी पड़ी थी। तो ये होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, और बड़ा जरूरी था। और असम तो मान लीजिए कि असम जो हुआ हो गया, तो ये प्रोजेक्ट सामान्य प्रोजेक्ट नहीं थे, तो इसलिए इसको उससे मत जोड़िए कि 7 साल पहले आए हुए नेता है।
तो आपने ये जो है ये गुटबाजी क्यों की यहाँ प्रोग्राम में? सर, एक कि आप और प्रोफेसर साहब एक गुट और बाकी हम लोग एक गुट हैं? नहीं, हमको लगा वो नाराज नहीं होंगे, ये लोग नाराज हो सकते हैं। सर, ये तो अचानक फिर ये भी- लोग रेशनल होने सर, ये लगते तो हैं फिर ना। भी 7 साल हो गए। रेशनल नहीं होना है, नहीं, सर नहीं, है इंपॉर्टेंट बात। सर, एक लाइन जोड़ दूं, गंभीर बात इनको है तो कि फिर भी प्रोफेसर 7 साल साहब हो गए ये भारतीय वजह जनता अभी पार्टी कहेंगे कि में। नहीं, नहीं, ये एक नहीं सेकंड, होना समीर जी कुछ सर, बोल रहा। हाँ, बोलिए। इनको तो फिर भी 7 साल हो गए। मोदी कैबिनेट में तो ऐसे लोग कैबिनेट मंत्री बन गए जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। पहले कैबिनेट मंत्री बने और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जाके कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करी। सुरेश प्रभु 2014 में जब रेल मंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करते हैं, मंत्री बनते हैं, रेल मंत्रालय में कार्य संभालते हैं, दूसरे दिन बीजेपी मुख्यालय आके 100 रुपए की पर्ची कटवाते कि मैं सदस्य बन गया हूं। तो ऐसे भी उदाहरण है देश के अंदर कि पहले समीर जी, मंत्री बन रहे हो, बाद में समीर जी, सदस्य बन रहे हो पार्टी के। शिवसेना ने वो लोन दिया था, वो थोड़ा सा आप अन्याय कर रहे नहीं हैं, नहीं क्योंकि बिल्कुल और कोई बिल्कुल उदाहरण आप नहीं, लेते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से अन्याय कर एक रहे मैं हैं। जरूरी थोड़ा बात नहीं है। अन्याय कर रहे हैं, पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। सुरेश प्रभु को आपने नाम लिया होता तो कोई और नाम लेते तो मैं भी आपसे सहमत हो जाता। सुरेश प्रभु तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसीलिए ने शिवसेना छोड़नी पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, सुरेश प्रभु वो चले, मंत्री छोड़े। थे जो अटल जी की सरकार में, और आप कुछ ऐसे लोग अरे हैं जो भाई, किसी पार्टी में नहीं मोदी, धरके अब देखते। मोदी युग की बात कर रहे हैं आप, कहां चले गए? दूसरे एरा में नहीं, चले गए आप नहीं, लोग ना। कालखंडी, आपने कालखंडी बदल दिया, रेफरेंस बदल दिया कालखंड आपने। में देखो डेफिनेशन कैसे बदलती है। अडवाणी जी क्या करते थे, बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस, ये एक वो कालखंड, उस कालखंड में। अब आज भी पार्टी विद डिफरेंस है, 3 उधार के मुख्यमंत्री हैं इसमें हैं, और एक अब ये भी आप जाए नहीं सर, लेकिन उधार अभी की- उधार लौटाना पड़ता है, ये तो हो गए ना। ना हो कोई गए, मजबूत ठीक है, नेता है, पार्टी का उधार का सुन कैसे तो कह लीजिए, सकते हैं? आप उधार बोल का लीजिएगा, नेता नहीं है ना, बात सर। मेरी तो सुन लीजिए। इसको और आप केवल उधार 5 लोग 6 लोग परिवार के हैं, खुद सम्राट चौधरी हैं परिवार से आए हुए, फिर दीपक प्रकाश जी हैं, फिर संतोष सुमन जी हैं, फिर नीतीश मिश्रा जी हैं, फिर श्रेयसी सिंह हैं, और बोलूं क्या नाम, बहुत है ना। नहीं नहीं, मैं लेकिन इस फिर पर भी तो- परिवारवाद के इस खिलाफ पर- है पार्टी। इस पर तो मैं परिवारवाद बीजेपी की के एक साथ नई डेफिनेशन अब वो अरे, बड़ी जा प्रोफेसर रही साहब है। और विजय जी सहमत हो गए। नया प्रोफेसर साहब विजय जी से सहमत हो गए। इस पर तो मैं विजय जी से नहीं, विजय जी ने सहमत खेल किया नहीं, है, नहीं, बंगाल में खेल- खेला नहीं। अब इस पे जानते हैं कि हम सब सहमत हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भाई शकुनी चौधरी के पुत्र से लेकर और दीपक प्रकाश तक तो सब, वो तो इसमें सब सहमत है सर। लेकिन फिर मैं कह सर, रहा हूं, अगला टॉपिक आपके पसंद फिर का मैं है। कह रहा हूं, अच्छा, बड़ों खबर पे। एक लाइन से, एक लाइन एक तो लाइन, जरूर क्या शकुनी चौधरी के पुत्र होने की वजह से सम्राट चौधरी है? आप दीपक प्रकाश और सबका उदाहरण ओके, लीजिए। आप एक लाइन बोल लीजिए। मेरा तो बस एक ही है भाई, वैचारिक प्रतिष्ठान को आपके वैचारिक अधिष्ठान के साथ बाहर से कोई भी आदमी आकर के मीम खड़ा बनने होकर के लगेंगे सर, ये बना- वैचारिक अधिष्ठान के, बताऊं आपको। हर प्रोग्राम में वैचारिक अधिष्ठान की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई, जिनका विचार है उन्हीं को याद दिया, हमारा कौन सा ये विचार है? विचार है, वो तो है यकीन है। अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए मैंने पाकिस्तान में विचार बचा ही नहीं नहीं जहाँ। नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने तो इसलिए कहा कि संघ भी कहता है ना कि भाई आज का जो स्वयंसेवक है तो स्वयंसेवक है, आज का जो नहीं है वो कल का स्वयंसेवक है हमारा। चले। तो इसलिए इस दृष्टि से यदि आप देखिए तो सब अपने ही है। अगली खबर मैं आपको बताता हूं, और आपको ईमानदारी से मैं बता दूं कि ये खबर जैसे झोली में से गिरता है ना कुछ खबर, वैसे गिर गई। मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, मैं तो स्क्रॉल कर रहा था फोन और उसमें आ गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर। तो पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आजकल दोनों दाढ़ी वाड़ी बना लिए तो मेरा इंटरेस्ट जगह, क्या कह रहे थे सुनता हूं मैं उनको। तो वो गजब बात कह रहे थे, मैंने कहा ये तो खबर है। खबर क्या है? खबर ये कि भाई आसाम में 19 विधायकों में से 18 विधायक मुसलमान जीत करके आए कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी ने इसको एम्पलीफाई किया। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि देख लो एक हिंदू जीत करके आया वहां पर। लेकिन ये भी आप कहेंगे बात तो पुरानी हो गई, तुम 4 तारीख को जान चुके थे। बात बिल्कुल ठीक है, ये बात 4 तारीख से जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्शन दिया है इस पर कि हमें मुसलमानों की पार्टी कहा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी सफाई देने के लिए आई। पूरे एमएलए की क्या जरूरत थी? किस लिए सफाई दे रहे हो? और वो सफाई दे रहे हो या मुसलमानों को याद दिला रहे हो कि हाँ हमें मालूम है कि आपने हमारे इतने जीत करके आए और आपके वोट से जीत करके आए, तो ये मत समझिए कि हम भूल गए। वो बातें दोनों तरफ की थी उसमें। और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी को ठुकरा दिया, बीजेपी ने मुसलमानों को ठुकरा दिया। मुसलमानों ने जो बीजेपी जैसी अतिवादी और पार्टियां हैं जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं उनको भी ठुकरा दिया, और एक सेकुलर पार्टी को चुना उन्होंने। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है कि देश का अल्पसंख्यक एक सेकुलर पार्टी को चुन रहा है। अब आप इसमें आप देखिए, मेरे पास पूरा वो आंकड़ा है। आसाम में हुआ है ऐसा, बंगाल में उनके 2 विधायक जीत करके आए, दोनों मुसलमान हैं, ये बात भी ठीक है। केरल में उनके बहुत सारे विधायक जीत करके आए हैं, 63 जीत करके आए हैं, उसमें 7 मुसलमान हैं। और 22 मुस्लिम लीग वाले भी उन्हीं के अभी आते हैं सर। केरल में कह रहे हैं 22 मुस्लिम लीग के जीते हैं, जो यूडीएफ का हिस्सा है, वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी गिनती कांग्रेस में की जाए, टेक्निकली वो बात ठीक नहीं है, वो अलग पार्टी है।
और तमिलनाडु में जो उन्होंने 5 विधायकों की चिट्ठी दी है उसमें 1 मुसलमान है। तो ये है डेटा। तो अब वो क्या कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों के बाद मुसलमानों की पार्टी कहना क्या जायज है, क्या ठीक है, उचित है, इस पर हम बहस करेंगे। पवन खेड़ा को की बात आप सुनिए। बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम। और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब, आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? तो कांग्रेस कह रही है कि आप वोट को भी रंग में देखेंगे। बात करते हैं इस पे। थोड़ा सा आंकड़े जो हैं और मैं आपको बता देता हूं। जो अभी मैंने बताया, 19 विधायक असम में जीते, 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस ने 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए थे, उसमें से 1 जीता। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में से 1 जीता। अब इसके आगे आप देखिए, केरल की बात करते हैं। कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं केरल में। इसमें से 30 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। 35 में से 30। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि जितने जीते इस कैंप के, उसमें टोटल मुसलमानों में से 35 में से 30 इन्हीं के थे। कांग्रेस के जो हैं अपने 8 हैं वो बताए जा रहे थे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 हैं वो आए थे। लेकिन सबसे गजब की बात, और ये बयान मिस हो गया था हमसे, तो मैं आज आपको सुनवा रहा हूं। ये बयान 4 तारीख को ही बता रहे हैं कि आ गया उसी दिन 4 या 5 को ही आ गया। बदरुद्दीन अजमल उसी दिन तो AIUDF के करता धरता, शुद्ध मुसलमानों की पार्टी चलाते हैं, खालिस AIMIM जैसी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग बन गई है। अजमल साहब कांग्रेस को कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग बन गई है। सुनिए। दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने मीडिया को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। ये मुझे जरूर समझा दीजिएगा। अजमल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग हो गई, और कांग्रेस कह रही है वोट को रंग से क्यों देख रहे हो? ये आपको आश्चर्य होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो मुस्लिम लीग भारत को तोड़ी थी वो अलग थी, अब जो भारत में अंदर बचा है वो मुस्लिम लीग तो राष्ट्रभक्त हो गई है। तो लखनऊ में सरदार पटेल का भाषण था, उन्होंने कहा कि ये रातों रात देशभक्त हो गए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनके अंदर वो इतना ही जहर है। ये सरदार पटेल जी का था। और आप जरा एक एक करके आप आजमाइए थे, मुस्लिम लीग के जितने बड़े नेता थे उस समय जो नहीं गए थे, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में आकर के चले गए। जिसे आप बहरुल इस्लाम के बारे में कह रहे हैं ना, जिसको 3 बार राज्यसभा बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया था, हाई कोर्ट का जज बनाया था, वो क्या था? वो तो जिन्ना को कहता था कि हम प्लेटर पर ला करके वो तुरंत हम दे देंगे, आसाम को दे देंगे। तो लिटरली ले गए जिन्ना वाले रिमार्क को। नहीं, ये सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग से भी ज्यादा मुस्लिम लीग बनी हुई है। आपको राहुल गांधी ने कहा नहीं था क्या कि हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं? उन्होंने डिक्लेयर किया था। और इस पूरे को आप जिस 19 में से 18 जीत करके दो ना, एक उसमें एक भी जो जीता है ना, वो भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है। तो हिंदुओं ने अच्छा, तो वहां मुसलमान कैंडिडेट हो नहीं सकता, कंप्लीटली नकार दिया है उनको।
ये भी ध्यान रखिए। एक्चुअली सवाल ये है जो अभी बताया ना, खेड़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो गलत तरीके से ले गए। जब मैं ये भी कह रहा हूं कि शायद वो यही मैसेज भी देना चाहते थे कि हाँ हमको मुसलमान वोट करते हैं। नहीं, ये और काम किसी पार्टी उनको को नहीं फायदा करते कि देगा हमको उत्तर करते हैं। प्रदेश हाँ, के अंदर मुसलमानों। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक लाइन, गाजा पे लेख लिखना, सोनिया जी का फिलिस्तीन का झोला, प्रियंका जी का, राहुल जी का हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम से जोड़ना, ये सारा घटनाक्रम आपको लगता है कुछ और है? अरे भाई, उनको दिखा कि कर्नाटक में सरकार बन गई, तेलंगाना में सरकार बन गई, उनके लिए तो ये अच्छा है ना। केरल में सरकार बन गई, एक्चुअली वो उन कर रहे थे। वो बिल्कुल ये जानते हैं कि मुसलमान पूरा आ जाए, उसका छिटपुट कुछ और आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि समय ही कुछ उनका खराब चल रहा है कि ऐसे नहीं हो पा रहा है। यही तो ममता जी भी सोचती थी। जो सो कॉल्ड सेकुलर, जिसको मैं फ्रॉड सेकुलर कहता हूं, उन पार्टियों का यही है कि हमें मुसलमान पूरा दे दे, उसके बाद फिर कुछ हम हिंदू कर ले, और उसके बाद कहेंगे नहीं हम तो सेकुलर देखिए। हम वो हिंदू वाला भी तो नहीं मिल रहा ना, और ये कांग्रेस की चिंता होना चाहिए। हमारा भी सवाल और हमारा काम ये नहीं है कि आपको मुसलमानों ने वोट क्यों किया भाई, वो हिंदू विरोधी अपराध बहुत से ग्रसित कराते हैं। आप नेशनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी होकर के आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल ये होना चाहिए। क्यों दूसरे लोग जीत करके नहीं आ रहे हैं उस पार्टी? वो तो कह रहे हैं कि हिंदू खराब है ना भाई, आप बार बार जो है हिंदू खराब कह रहे हो। हिमाचल में कांग्रेस सरकार मुसलमानों ने बनाई है? बिल्कुल नहीं, मिला ना। मैं इन राज्यों की, इन चुनावों की बात कर रहा हूं सर। हाँ, वो बात आपकी ठीक है भाई। केरल में भी जो है उनके अपने 63 जो हैं उसमें से 7-8 ही हैं मुसलमान, बाकी नहीं, हिमाचल थोड़ी ना होगा कि दरअसल वोट ही नहीं होंगे। दरअसल लेकिन असम और बंगाल में भी क्यों सर, 2 राज्यों में भी क्यों इतना ऐसा बिल्कुल स्टार्क डिवाइड क्यों दिखाई दे रहा है? बेसिकली कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है। मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस पार्टी, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे केरल के चुनाव के समय जो आया था, इसके पहले कांग्रेस का 2024 के लोकसभा चुनाव के समय का घोषणा पत्र देखेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की, और कांग्रेस को लग रहा है कि भाई आप मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के पास मत जाओ, आप तेजस्वी यादव के पास मत जाओ, आप अखिलेश यादव के पास मत जाओ, तमिलनाडु में आप स्टालिन के पास मत जाओ। सारे मुसलमान हिंदुस्तान के कांग्रेस को अपना पार्टी मान ले, और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान हमें अगर वोट करने लगेंगे तो फिर 10 से 12% तो हमको हिंदू वोट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी थी, उन पार्टियों के लिए भी थी जो जिनका नाम अभी आपने लिया। बिल्कुल, उनको संदेश देने के लिए थी मुसलमानों को कि आप एक तरफा हमको वोट करो, मोदी से और बीजेपी से हम लड़ सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमें, सारा मुसलमानों का वोट हमको मिल जाएगा, तो 10 से 12% हिंदू वोट। अब इस सारी चीजों में सर प्रॉब्लम ये, मैं नहीं जानता कि ये किस मन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन ये जिसने सुनी होगी, जिसने मैंने सुना तो मुझे अटपटा लगा कि आप इस विषय पर सफाई क्यों देने आ गए? जिसने आरोप लगाना था लगा दिया, आप इसी चीज पर क्यों सफाई दे रहे हो? एस्टैब्लिश करना है उसको। एग्जैक्टली। तो आप जो एस्टैब्लिश करने के लिए आए कि हाँ हमको मुसलमान वोट मिलता है और सबसे ज्यादा हम ही को मिलता है, हम ही पे मुसलमान सबसे ज्यादा भरोसा मिलता है, ये फिर दूसरे वाले पक्ष को जो आपको नहीं मिलता उसको कैसा महसूस करा रहा है? ये भी तो सुनना चाहिए। जो आप, जिसको आप बार बार रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, जो कहते हैं, वो तो पहले ही आपको वोट नहीं दे रहा है, ऊपर से आप उसको ये और बता रहे हो कि हमको देखो ये लोग तो इतना देते हैं। नहीं, एक तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पवन खेरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ऑन करने के लिए किया। ओके, इसमें मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा कि बिल्कुल। और क्यों करने में क्यों कंफ्यूजन आपको लग रहा है? मुसलमान यदि उनको वोट दे रहे हैं तो कोई अपराध हो रहा है क्या कांग्रेस के लिए? बिल्कुल नहीं, मान कांग्रेस लीजिए की बात कर रहा हूं। नहीं, यदि कांग्रेस को 65 में से 63 में से 8 MLA मुस्लिम मिलते हैं, है ना, और ये मान लीजिए 19 में से 18 मिलते हैं, तो वो मुस्लिम लीग पार्टी हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के 240 में एक भी मुसलमान नहीं हो तो वो हिंदू महासभा कहते हैं उसको। हिंदू पार्टी हो गई सर, हिंदू महासभा बोले ना, उसका नाम हिंदू महासभा रख दीजिए। ये क्या बात है? जिसको वोट देना है वो दे रहा है और वो ऑन कर रहे हैं, और मुसलमान किसी को वोट दे रहे हैं, ये अपराध है क्या? ये यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराध हो रहा है। और ये कांग्रेस की चिंता होगी कि उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हिंदू दे रहा है नहीं दे रहा है, ये उनकी चिंता है। मुझे बताइए। और 99 MP जिनके हैं, कितने मुसलमान हैं? क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया इसलिए वो केवल मुसलमानों से 99 आप इसको अलग दिशा में ले गए। बात सारी कांग्रेस की हो रही है। मुसलमान का वोट और मेरा वोट जिसको देना चाहे दे भाई, उसका मन है, उसको सारा कांग्रेस को दे दिया। विजय जी, कांग्रेस की क्या सोच है उस पर बात हो रही है। विजय जी, एक अलग पर्सपेक्टिव से जरा भाई, कोई शरिया थोड़ी ना, भारत में लोकतंत्र है, जो मर्जी दे। उनको देना है वोट, उनको ऑन कर रहे हैं, कोई अपराध के भाव से नहीं ले रहे। उनको पूरा अधिकार है देने का जहां वोट दे सके, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते वोट कर रहे हैं, ठीक है ना? इस चीज को एक मिनट सुन लीजिए ना भाई। हम कहते हैं ना कि आसाम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा को हम आप ही को याद दिला रहे हैं कि जो उनको वोट मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के कारण नहीं, डेवलपमेंट के कारण भी मिल रहा है।
अच्छा, जो पार्टी को सुन मिला है, लीजिए, सुन लीजिए। वो डेवलपमेंट के लिए मिलता तो है। आपने बोला था सर, हमने थोड़े मैं बोला नहीं है। बोल रहा हूँ। अरे आपने भी बोला था। आपने तो